आदाब नमस्ते, मैं हूँ जीनत पाठक। वेलकम टू माय चैनल जिनी की जिंदगी। आदाब नमस्ते, मैं हूँ जीनत पाठक। हाय एवरीवन, आदाब नमस्ते, मैं हूँ जीनत पाठक। वेलकम बैक टू माय चैनल जिनी की ज़िंदगी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं 4-5 दिनों से ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने कोशिश तो की थी ब्लॉग बनाने की, बट किसी न किसी रीज़न से मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया। और फिर मैंने सोचा ये फाइनली अपना ब्लॉग कंप्लीट करूँ, आपसे कुछ बताऊँ। वैसे तो राहत की सांस है, थोड़ा सा कोरोना जो हमारी सेकेंड वेव है वो कम हो गई है और ज़िंदगी थोड़ी ट्रैक पर आने लगी है। बट फिर भी वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, इट्स वेरी नेसेसरी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसके साथ रहते हुए हमें सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए, चाहे आप कहीं जाएं, बाहर कहीं घूमने जाते हैं, कुछ भी हो, आप सारे प्रिकॉशंस को लेके और फिर अपने फैमिली के साथ जाएं, ताकि उससे आप और आपकी अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकें। अब मैंने सोचा मैं आप लोगों को आज बताती हूँ अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे मैंने आपको जैसे बताया था लाइफ से जुड़े हमारी चीज़ें, कि लाइफ इज़ नॉट अ ईज़ी। ये लाइफ इतनी ईजी नहीं रहती है, आसान नहीं रहती है, और कुछ चीज़ें ऐसी अपनी लाइफ की जो कुछ हंसी की भी हैं, कुछ सारी चीज़ें हैं। चलिए, जैसे मैं आपको एक वो बताती हूँ। जब हमारी शादी हुई और व्हेन आई वाज 21 और हस्बैंड वाज अप्रॉक्स 25, तो उस टाइम आई एम श्योर कि आप सब लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। और हमारी जब शादी हुई तो आपको पता है 21 में ना तो अक्ल होती है, ना दिमाग होता है, ना मैच्योरिटी होती है। तो बस ऐसी चीज़ें थी कुछ हमारे साथ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल, घर का काम मैंने कभी किया ही नहीं था अपने घर में। और दादा दादी के पास बस कुछ नहीं, आपको पता है घर में लड़कियां बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल रहती हैं, माँ बाप के घर में तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और पति के घर में इट्स अ ड्रास्टिक चेंज, एकदम से शादी हो गई। और वैसे भी ये सब हमारे लिए काफ़ी अलग था, क्योंकि जब हम दोनों की लव मैरिज हुई तो बहुत सारे ये हमारे लिए कह दीजिए कि चैलेंजिंग टास्क था। और एक हम दोनों की फैमिली के लिए भी चैलेंज था, क्योंकि हमें अपने प्यार को साबित करना था और अपने घर वालों को ये भी बताना था कि हम उनके प्रति भी ईमानदार हैं, क्योंकि हम अपने घर वालों के बिना शादी नहीं कर सकते। और वैसे भी, और उसमें एक चीज़ और एक ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेस्टिनी। क्योंकि कहते हैं ना, आपने फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि जब हम किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है ना, शाहरुख खान का फेमस डायलॉग। तो शायद ये मेरी किस्मत में भी थे, तभी हम दोनों मिले। तो अब ये भी एक सब आज तक की क्वेश्चन है, जब भी कोई मुझसे, अरे आप जीनत, आपके हस्बैंड प्रवीण, आप मोमडन, आपके हस्बैंड पाठक, और मैं खान पठान और वो पंडित। इट्स अ वेरी कैसे कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, हर आदमी बहुत ईगर से, बहुत उससे जानने की कोशिश करने लगता है। हम लोग को इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनका रिलीजन अलग था। क्योंकि आपको पता है इंटरकास्ट मैरिजेस तो होती रहती हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे, क्योंकि उसमें इतना रिलीजन का कोई फ़र्क नहीं होता। बट हमारी में इंटर रिलीजन मैरिज हुई थी, जिसमें लोग जल्दी से अडाप्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले तो फैमिली वाले हमें उन्हें बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये हिंदू थे, मेरे लिए तो एक अलग रिलीजन में आके उनके धर्म को अडाप्ट करना, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे हमने तो कभी पैर छुए नहीं थे आपको पता है हिंदुओं में तो पैर, अब पंडितों में तो इतने पैर छुए जाते हैं कि जब मेरी सास ने मुझे बताया और डैडी लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने ही बताया, इनके पैर छू, उनके पैर छू, ये करो, फिर तो बड़ा अजीब लगे। और फिर कहने में हम लोग तो करते थे अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ अगर बड़ों से बात की जाती है फ़ोन पे तो कहते हैं चरण स्पर्श। अब जब मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार बताया कि आपको चरण स्पर्श कहना है, तो पहले तो आपकी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि आपने ये कभी बोला नहीं। बट फाइनली प्रैक्टिस करते करते, और थोड़ा बड़ों को थोड़ा हिचक सी आ जाती थी फर्स्ट टाइम कॉल थे, क्या कहना है, अरे बड़े लोगों से बात हो रही है, कोई मौसी है, सास है, ससुर है, कुछ भी, तो क्या बोले क्या कहे। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई फाइनली। फिर बहुत सारे इनके ऐसे रिचुअल्स हैं जो मुझे नहीं पता हुए। अब मैं आपको बताती हूँ हंसी की बात। आप जब किसी भी लड़की की पहली बार शादी होती है, तो जाहिर सी बात है, माँ बाप के घर में तो लड़कियाँ बिल्कुल ही बिंदास अपने मन की, कहते हैं ना, पापा की गुड़िया रानी होती हैं, तो अपने घर के हिसाब से करती है। बट हर लड़की की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि वो दूसरे के घर, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, डजेंट मैटर, बट हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो उनकी जगह को अडाप्ट करना, उनके कल्चर को, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग तौर तरीके अपनाए जाते हैं। मेरी लाइफ में तो बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज हुआ, मुस्लिम से एकदम से हिंदू। खैर धीरे धीरे वो चीज़ हो गई। फिर मुझे कुछ काम करना नहीं आता, जैसे एग्जांपल हमारे यहाँ पूड़ी पराठे कम खाए जाते थे, अब इनके यहाँ बनती थी बहुत सारी पूड़ियाँ। अब मेरी मम्मी का बेटा, अल्लाह तुम इतनी पूड़ियाँ बना लेती हो। अब मैं क्या करती थी, आपको पता है वैसे जानवन हिंदुओं में लोग पूड़ियाँ बनाते तो तेल के साथ, मैं उसमें परथन लगा के बाद पूड़ी बेल के फाइनली धीरे धीरे सब कुछ आता गया। बट
फिर भी थोड़ा इमेच्योरनेस थी, थोड़ा मेच्योर नहीं थे क्योंकि एज 21 की थी, क्योंकि हमारे यहाँ कम उम्र में ही शादी हो जाती है और हस्बैंड भी ज़्यादा उम्र के नहीं थे। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें चलती रहीं, बट हाँ लाइफ ऐसे ईजी नहीं थी क्योंकि शादी तो एक अलग हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क था ही था, उसके साथ साथ हम दोनों अकेले थे हमें सारी चीज़ें करनी थी। हाँ मेरे दादा थे, जब तक मेरे दादा थे, अब वो नहीं हैं, तो उन्होंने हम दोनों का, वो मेरे हस्बैंड के भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो हम लोगों को वो गाइड करते थे। वो कहते थे जैसे मान लीजिए हमें कोई हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई न्यू स्टार्टअप करना है, तो मेरे दादा उनको सजेशन दिया करते थे सही रहेगा नहीं रहेगा सारी चीज़ें। तो लगता था कि हाँ बड़ों का साया है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगर हमारे सर पे बड़ों का हाथ हो तो एक सिक्योर और सेफनेस ही महसूस होती है। चलिए अब नहीं रहे दादा, कोई बात नहीं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं हमेशा, और शायद वो होते और देखते तो खुश होते कि हम लोग आज जहाँ पर भी हैं बस उनकी दुआओं का और मेरी दादी की दुआओं का ही असर है। अब फिर धीरे धीरे अब फिर मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया जब यश हुए, व्हेन आई बिकेम अ मदर। ठीक, उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आई बिकेम अ मोर रिस्पॉन्सिबल। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं देहरादून में थी फिर दादा दादी नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और जब मैं आपको बताया कि मैं देहरादून कैंपस में थी व्हेन आई वाज कंसीव्ड, अब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे अतुल कृष्ण भटनागर, डॉक्टर अतुल कृष्ण भटनागर जो हमारे बॉस हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, थैंक्स टू सर। कि जब मैं कंसीव था तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी या किसी मेड की ज़रूरत थी, तो सर ने उन सारी चीज़ों का किया। और इवन मैं थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स दोज लिव्ड इन देहरादून जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब जब मेरा बेटा हुआ तो भाभी थी, स्पेशली भाभी, वो गई हमारे साथ, सास आ गई थी मेरी, बट ये है बड़ी है तो आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ हर। भाभी एक एज अ फ्रेंड थी, बड़ी बहन की तरह थी। उन्होंने कहा मुझे जब यश हुए तो मुझे ये नहीं पता था कि यश को, छोटे से बेबी को कैरी कैसे किया जाता है। अब मैं कैरी करूँ तो मुझे डर लगे कि भाभी मैं कैसे उठाऊँ। भाभी ने कहा नहीं सीख जाओगी, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। जब हम 1 महीने बाद हॉस्पिटल गए दिखाने के लिए तो मैं भाभी के लेके जाती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे यश को डर लग रहा है उसे कि कैसे मैं गाड़ी में बैठूँगी, कैसे मैं जाऊँगी। मेरे हस्बैंड बोले अरे कब सीखोगी, बच्चा हो गया, बच्चे को पकड़ना। भाभी ने कहा अरे आ जाएगा धीरे धीरे। फाइनली फिर आपको पता है मेरी सास भी नहीं थी, मैंने आपको बताया या आपको नहीं बताया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है। वो जब ये लोग छोटे थे तब वो एक्सपायर हो गई थी। अब बड़ा तो कोई था नहीं जो बताए, मौसी थी, मौसी सास हमारी आई थी, लेकिन वो छठी करके चली गई थी, आपको पता है। लेकिन बच्चा होने के बाद कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपको, हर एक चीज़, सोना खाना, और छोटा न्यू बॉर्न बेबी का तो आप सभी जानते हैं। फिर भाभी ने मुझे सारी चीज़ें सिखाई। अब मुझे मालिश करनी नहीं आती, दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मालिश तो है ही बच्चों का मेन इंपॉर्टेंट का, अगर उससे बच्चा तंदुरुस्त कैसे रहेगा। तो भाभी ने आके मुझे मालिश करना सिखाई धीरे धीरे। उन्होंने कहा तुम देखो फिर सीखोगे कैसा होता है। फिर वहाँ पे कैंपस में मुझे और फैसिलिटीज़ मिली, तो मैंने, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, तो मैंने उर्मिला को भी लगा लिया मालिश के लिए। सारी चीज़ें वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, थैंक्स टू गॉड, कि सारी चीज़ों को फिर मुझे धीरे धीरे सब कुछ आ गया। फिर मुझे ये लगता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबल अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए, खाने को लेकर, चीज़ों को लेकर मैं कभी नहीं थी जितनी मैं अपने बच्चा होने की, क्योंकि आपका बच्चा है, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके फूड का, उसके न्यूट्रिशन का, उसका डेवलपमेंट का, कि आप उसे क्या दे रहे हैं, डाइट में क्या नहीं दे रहे। तो अब मुझे लगता है आई बिकम अ मोर रिस्पॉन्सिबल जब से बच्चा हुआ है। तो कहते हैं ना जब सर पे जिम्मेदारी, मेरे दादा कहा करते थे, जब क्योंकि मैं छोटी थी तब भी मैंने घर में कुछ काम नहीं किया, तो रिश्तेदार आते थे, कहते थे ये कोई काम नहीं करती, ये कोई काम नहीं करती। और लेकिन पापा कहते जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो सारा काम कर लेगी। तो बस ऐसे ही हुआ कुछ मेरे साथ भी, जब मेरे सर पे जिम्मेदारियाँ पड़ी और थोड़ा सा मैच्योर हुए तो धीरे धीरे मैं मैच्योर होने लगी। और मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिलके थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन गए। उसके बाद मुश्किल सफ़र ऐसे कि हम दोनों फिर अकेले थे, कोई बड़ा सरपरस्त नहीं था हमारे सर पे हमें सजेशन देने के लिए, हमारी चीज़ों को सुनने के लिए, हमें एडवाइस करने के लिए, अगर हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं। फिर भी ऊपर वाले का करम रहा हर चीज़ में। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमें रास्ता दिखाया, हर चीज़ में हमारी मदद करी हमारे चारों तरफ, और हर चीज़ को करने के लिए। फिर देखिए मुश्किल ऐसे नहीं रहती, हाँ, कि हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में, सिर्फ मेरी ही नहीं सबकी लाइफ में अक्सर परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर हम उसका सामना करते हैं, फिर चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो हम दोनों मिल के किसी भी चीज़ को, अगर हमें बिज़नेस करना है तो कि अगर आप कोई भी न्यू स्टार्टअप करते हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, उसमें मेन पार्ट रहता है फिनेंस। तो वो चीज़ें भी सारी हम लोगों को मैनेज करना पड़ती थी। और कैसे सजेशन दें, मतलब अगर कोई घर का बड़ा होता है या हमारा कोई फ्रेंड होता है या हमारा रिश्तेदार होता है, वो अगर हमें अपना समझता है तो हमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देता है, हमें सजेशन देता है कि नहीं आप ये करें, आप ये नहीं करें।
तो खैर चलिए हम लोग धीरे धीरे चलते गए और उसके बाद फिर आज हम जहाँ पर भी हैं, थैंक्स टू गॉड, हम दोनों ने मिलकर जो भी किया और सारे काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब, बिज़नेस, सारी चीज़ें तो यहाँ पर आ गए। तो मैंने ये कहा कि लाइफ इतना इजी नहीं होता, लोगों को देख के लगता होगा नहीं ये हैं ब्लॉग बना रहे हैं। हम यहाँ पर कितनी मुश्किल से आए हैं और आज मेरे हस्बैंड न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर हैं, तो ये भी हमारे लिए इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी के, और मेरे हस्बैंड ऑल्सो कि उन्होंने ये अचीवमेंट किया बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की, हम दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उसको लेकर, उसके अलावा हम लोगों के पास किसी की हेल्प नहीं रही। क्योंकि आपको पता है किसी भी बिज़नेस करने के लिए एक इतना बड़ा आप पोस्ट पे आने के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, हर चीज़ को लेकर दिमाग भी कहते हैं ना कि दिमाग भी, पैसा भी और हर चीज़। तो खैर हम अब मुझे खुशी होती है कि अगर जब मेरे दादा होते, दादी होती और ये चीज़ देखते तो मुझे और भी बहुत खुशी होती, इवन मेरे हस्बैंड को भी खुशी होती। और एक बात और, मुझे इस बात का हमेशा बहुत अफसोस रहता है कि जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे दादा जो है मेरे बेटे से नहीं मिल पाए, और शायद वो होते, काश होते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है देख के। और फिर शायद वो मुझे हर महीने बुलाया करते, जैसे मेरे दादा की आदत थी। जब मेरी शादी हुई तो हर महीने मुझे जाना पड़ता था अपने दादा के पास। अगर नहीं जाते थे वो नाराज़ हो जाते थे, वो मेरे हस्बैंड से बोलने लगते, क्यों विक्की तुम, इनका निकनेम विक्की है, क्यों विक्की तुम मेरी लड़की को लेके नहीं आए, मैंने इतना सब कुछ करके रखा था, अब तुम लोगों को आना पड़ेगा। तो अगर पापा होते तो यश को भी हर महीने, नहीं तो 2 मंथ्स में, नहीं तो फाइनली समर वेकेशंस में तो हम जाते। मैं बहुत मिस करती हूँ इन सब चीज़ों को, और यश भी अपने नाना को बहुत मिस करते हैं। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यही मैंने आपको बताई अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी अपनी हम लोगों की लव स्टोरी से जुड़ी, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ की, जब मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, मैं और अपने हस्बैंड का स्ट्रगल बताऊँगी कि हमने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया और कभी हार नहीं मानी, जो शायद, और आई एम श्योर कि सारे न्यू कमर्स जो हमारी एज के लोग हैं उन लोगों को ये कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिलेगा और वो सीख सकेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सबकी लाइफ में आती हैं, बट हमें उसका सामना करते हुए और सारी चीज़ों को करना है। और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी और अपने हस्बैंड की, हम दोनों कैसे यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक आई, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊँगी अपने आगे आने वाले ब्लॉग्स में। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो आप सब लोगों को, अगर मेरी एज के लोग हैं, और उन लोगों को ज़रूर कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आएगी कि हम लोग कैसे, क्योंकि लोग अक्सर, मैंने देखा है कि निराश हो जाते हैं कि नहीं ये काम नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंट, और हमें होप नहीं छोड़नी है किसी भी चीज़ की। अब जैसे कोरोना है, लोग इतना, हम लोग ने कैसी कैसी सिचुएशन को फेस किया, कोरोना की सेकंड इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाई, लोग गए भी, बट जो लोग घर में रहे, जिन्होंने प्रिकॉशंस लिए, जिन्होंने होप नहीं छोड़ी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने होप छोड़ दी, वो अपनी ज़िंदगी से हार गए। लेकिन कुछ लोग, हम लोग हैं जो अभी भी अपनी होप नहीं हारी है, और हम लोग इसी तरीके से आगे लड़ते हुए इस कोरोना को अपने मुल्क से, अपने इंडिया से बाहर भगाएंगे, और जल्दी से सारी चीज़ें नॉर्मल, बिल्कुल फुल एंड फाइनली विदाउट एनी फियर हम लोग अपने इंडिया में कर पाएंगे। अभी भी क्योंकि थोड़ा बहुत डर कहीं है इन सब चीज़ों से। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मेरा वीडियो ये बहुत लंबा हो गया है, और मैं भी 2-3 दिन से आपको बताया कि मैं 4-5 दिन से अपना ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे यश का, मेरे बेटे का मॉलर टीथ जो निकल रहा था, तो उनके पेन हो रहा है काफ़ी, तो वो परेशान कर रहे हैं इस वजह से। तो इसलिए मैं आपसे अभी यहीं पर ये अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, और आपसे बाय बाय, सी यू लेटर।